हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल यूथ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश एम्पायर के बारे में। कहा जाता है कि जब ब्रिटिश एम्पायर भारत आया था तो उस समय भारत पर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब जिसके पास 40 लाख से भी ज़्यादा सैनिक थे, मतलब कि ब्रिटिश आर्मी से ज़्यादा पावरफुल थे। फिर भी कैसे ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया के इतने बड़े कॉन्टिनेंट को अपने अंडर में कर लिया था। सन 1600 में एक कंपनी की शुरुआत होती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी बनाई जाती है कुछ मर्चेंट्स के द्वारा, वो भी स्पाइस के ट्रेडिंग के लिए, मतलब कि मसालों के व्यापार के लिए। कंपनी बनने के बाद इसे ग्लोबली फेमस करना था। सन 1601 में कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत साउथ ईस्ट कंट्रीज से की। यहाँ उन्होंने इंडोनेशिया में 2 फैक्ट्री भी लगा दी थी। फिर बाद में इनको पता चलता है कि ये अकेली कंपनी नहीं है जो यहाँ पर ट्रेडिंग कर रही है। इनके अलावा 3 और कंपनी है जिनमें स्पेनिश, पोर्चुगीज और डच कंपनी बहुत फेमस है। कहा जाता है कि डच कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा अमीर थी और डच कंपनी के पास वहाँ पर पॉलिटिकल पावर्स भी होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए कोई और कंट्री देखनी पड़ेगी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र पड़ती है इंडिया पर। इंडिया जो कि इनके ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्पाइस के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण मिलता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे भी दिमाग लगाया था कि भारत को मसालों का घर कहा जाता है, मतलब कि हम इनका ही मसाला इनको बेचेंगे तो ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मर्चेंट कैप्टन हॉकिंस इंडिया आते हैं। इंडिया के गुजरात के एक छोटे शहर सूरत में अपने जहाज़ के साथ रुकते हैं और कंपनी की ट्रेडिंग की परमिशन लेने के लिए आगरा जाते हैं जहांगीर के पास, क्योंकि सूरत पर अभी मुगलों का शासन चल रहा था और सूरत पर अभी मुगल शासक जहांगीर का शासन था। तो उनसे परमिशन लेने के लिए कैप्टन हॉकिंस आगरा जाते हैं, जो कि उस समय की राजधानी हुआ करती थी। और जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलते हैं और ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं तो जहांगीर उनकी ट्रेडिंग को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुर्तगालियों का व्यापार पहले से चल रहा होता है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि किसी और राज्य में ट्रेडिंग करनी चाहिए जहाँ पे मुगल का शासन ना हो। तब कंपनी धीरे धीरे चलते चलते आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी एक कंपनी खोलती है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहाँ पे उस वक्त मुगल का शासन नहीं चल रहा था और वहाँ के शासक ने कंपनी को ट्रेडिंग के लिए परमिशन दे दी। इसके बाद में कंपनी धीरे धीरे स्ट्रांग होती गई। अब इसके बाद में कंपनी को एक पावर और मिल जाती है, एक प्राइवेट आर्मी रखने के लिए। अब जब कंपनी को प्राइवेट आर्मी मिल जाती है तो कंपनी किसी के साथ भी युद्ध लड़ सकती है और कंपनी ने इसी का फायदा उठाया पोर्चुगीज के साथ युद्ध लड़ने में। पोर्चुगीज जो सूरत में अपना व्यापार कर रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापार को बढ़ाना था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्चुगीज के साथ युद्ध किया, जिसे बैटल ऑफ सवाली भी कहते हैं। और कंपनी के ये बैटल जीत जाने के साथ ही कंपनी और स्ट्रांग हो जाती है। इसके साथ ही कंपनी अपनी नई नई फैक्ट्रियां भी खोल देती है। अहमदाबाद, मुंबई और मद्रास में कंपनी खुल जाने के बाद में कंपनी को अब पॉलिटिकल पावर चाहिए होती है। पॉलिटिकल पावर इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर कोई भी दूसरी कंपनी उसके अगेंस्ट ना खड़ी हो सके। और इसी के साथ में कंपनी अपनी ट्रेडिंग को बंगाल में बढ़ाना चाहती थी, लेकिन बंगाल में अभी भी मुगल शासन चल रहा था, जिसके शासक औरंगजेब थे और औरंगजेब ने उनकी कंपनी को ट्रेडिंग के लिए मना कर दिया था। इसी के साथ 1668 में कंपनी ने औरंगजेब के अगेंस्ट एक युद्ध लड़ा, जिसमें कंपनी हार जाती है, क्योंकि औरंगजेब की सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से बहुत बड़ी होती है। और युद्ध हार जाने के साथ में कंपनी को एक फाइन देना पड़ता है। फाइन के तौर पर उनको 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है, जो कि आज के 35 करोड़ के लगभग होता है। फिर कंपनी सोचती है कि जब तक औरंगजेब जिंदा है तब तक बंगाल में वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसी के साथ में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की डेथ के बाद छोटी छोटी रियासतें सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती हैं अपने राज्य का। इसी के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने पैर पसारने लगती है, क्योंकि ये उनके पास अच्छा मौका होता है बंगाल में अपनी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। और इसी के साथ में फ्रेंच कंपनी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। और इसी के साथ में 2 कंपनियां पावर में आ जाती है, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक फ्रेंच कंपनी। अब 1740 के दशक में कंपनी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई भी युद्ध कर सकती है। इसी का फायदा उठाया कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को हराने के लिए। फ्रेंच कंपनी के साथ युद्ध करने के बाद फ्रेंच कंपनी हार जाती है और इसी के साथ में इंडिया में सिर्फ एक कंपनी रह जाती है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल करती है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जस्ट राइट ऑन कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन हु वांट टू नो अबाउट द ब्रिटिश एम्पायर। जय हिंद।